Welcome friends to our लर्निंग चैनल क्रिस्टल लर्निंग। तो आज हम वेस्ट बंगाल एग्ज़ाम के कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें जो एक्रोनिम यूज़ होंगे वो एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सी सिविल इंजीनियरिंग है और पीएच फिजिकल साइंसेज है। तो इन सिविल इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज में कुछ सब्जेक्ट्स जो मैकेनिकल के कॉमन है वो भी आते हैं, तो वहाँ से भी हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जैसे सब असिस्टेंट इंजीनियर, फिर पॉलिटेक्निक लेक्चरर, फिर आपका जूनियर इंजीनियर, इन सभी के पेपर्स आए हुए हैं। तो ये इनके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन आया है, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन लगाने से आपको सब्जेक्ट का आइडिया भी लग जाएगा, प्लस आप इनका सिलेबस भी देख लेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, डेफिनिट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक प्लेस इज नोन एज। पहला का ऑप्शन क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा एरिया या स्पेस में ऐसा रीजन जहाँ पे आप अपना स्टडी कंसंट्रेट करते हैं, वहीं पे आप प्रेशर टेम्परेचर वो सारा चीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो वो थर्मोडायनामिक सिस्टम आता है। तो अभी कुछ दिन बाद मैं ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। तो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से देखेंगे। अभी क्वेश्चंस लगाते हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो देख लेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब इन आता है, तो इन से हमको क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो कि मास पे आपका डिपेंड ना करे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्वांटिटी जो मास पर नहीं डिपेंड करती वो है टेम्परेचर। मतलब एक रूम का आप वॉल्यूम आधा कर लीजिए या 1/4 कर लीजिए, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेट इज टेम्परेचर। ठीक है। फिर आपका उसके बाद क्या आएगा, द मेजरमेंट ऑफ 1.3 क्या है, द मेजरमेंट ऑफ दैट इज मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर। ये आपको कह रहा है कि टेम्परेचर जो है उसका कॉन्सेप्ट कौन से लॉ से आया है। तो ये हम लोग का जीरोथ लॉ से आया है। जीरोथ लॉ जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच स्टेट दैट इफ two given systems are individually in thermodynamic equilibrium with third system, then the two given systems are also in thermal equilibrium with each other। ये क्या कहता है, जैसे कि ए अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, देन जो ए सी होगा वो भी आपस में, हमें पता है डायरेक्टली ए सी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, बट ए बी के साथ है और बी सी के साथ है, तो बी यहाँ पे कॉमन हो गया। देयरफॉर ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये है जीरोथ लॉ, और इसकी वजह से आया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। फिर आपका 1.4 क्या, इन आइसोथर्मल प्रोसेस temperature increases gradually, change in internal energy zero, enthalpy change is maximum, volume remain constant। तो इसमें हमको पता है एक चीज, आपका जब भी क्वेश्चंस में आइसोथर्मल प्रोसेस देता है, तो ऐसा मतलब देना चाहिए कि आपका वो आपका रियल गैस है, रियल गैस के बारे में पूछ रहा है कि आइडियल गैस के बारे में पूछ रहा है। और नॉर्मली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे, अगर कुछ भी गैस के बारे में नहीं दिया है तो आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में ही वो पूछता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, दैट इज आपका जीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होता है, जब आप इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है, इसका डेरिवेशन हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है। वहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, दैट इज 3/2 एन आर टी आता है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, और टी आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ये मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए था, जब डाई एटॉमिक में जाएंगे तो ये 3/2 चेंज होकर 5/2 इस टाइप का हो जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का है। जब टेम्परेचर का फंक्शन हो गया डायरेक्टली आपका, तो यू हो गया फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से देख सकते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो U2 - E1 करेंगे तो वो डेल्टा टी जो है जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। बी ऑप्शन इसका ट्रू है। फिर 1.5 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एक्सटेंट ऑफ द मास पे डिपेंड करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज एक्सटेंट
मतलब आप उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे या मास बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उन प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, तो हमें यहाँ दिख रहा है क्या चीज़ है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है जो वॉल्यूम है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज बी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा 1.5 का। और प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से 1.6 में क्या पूछा है, दैट इज अ कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू अ फिक्स रीजन इन स्पेस, अ स्पेसिफिक मास एंड एक्सेलरेटर सिस्टम, और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब आप कंट्रोल वॉल्यूम का देखेंगे वो क्या होता है कि एक स्पेस में फिक्स रीजन जहाँ पे मास अंदर जाता है मास बाहर जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या, कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू एन ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम को ही हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस विद इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री सरफेस। तो उसके बाउंड्री सरफेस से मास अंदर जाएगा बाहर आएगा। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज अ फिक्स रीजन इन स्पेस, ठीक है, फिक्स रीजन इन स्पेस। फिर 1.7 क्या आया था, a reversible process requires, ठीक है, a reversible process requires there is no heat transfer, there is no viscous or coulomb friction in the system, Newton's law of viscosity be satisfied, temperatures of system and surrounding be equal, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है दैट इज हम देख सकते हैं, दैट इज बी ऑप्शन इसका ट्रू है। दैट इज जो आपके सिस्टम में कहा वो विस्कस और कूलम फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें पता है अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, रिवर्सिबल। सबसे बड़ा कारण क्या होता है प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए, फ्रिक्शन। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं कि वो हमें याद रखने पड़ेंगे। दैट इज अ प्रोसेस, एक रिवर्सल प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें उस प्रोसेस को स्लोली कैरी करना पड़ेगा, दैट इज कैरीड आउट स्लोली सो दैट सिस्टम ऑलवेज रीचेज क्लोज टू इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और उसमें कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत स्लो होना चाहिए। फिर आपका सेकंड क्या है, नो dissipative process such as frictional rubbing or viscous damping of the fluid process accompany the process। कोई भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस या डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये जो दिया टेम्परेचर सिस्टम में सराउंडिंग भी इक्वल, क्योंकि हमें पता है सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंट होता है सिस्टम और सराउंडिंग का, ताकि हीट फ्लो होता है वहाँ पर, ठीक है। इसका बी ऑप्शन ट्रू है। आइए सेकेंड चैप्टर देखते हैं। सेकेंड चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, कि a system can be taken from initial state P1 V1 to a final state P2 V2 by two different methods, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि एक दो सेम पॉइंट्स है, दैट इज बी ए बी, ठीक है। एक बार यहाँ से हम लोग आए, ठीक है, P1 V1, और एक बार दूसरे पाथ से आए P2 V2, बट दोनों पॉइंट हमारे सेम है। फिर क्या कह रहा है कि represent the given let delta Q delta W represent the heat given to the system and work done by the system। कह रहा है डेल्टा Q और डेल्टा W वर्क डन हुआ है और हीट गिवन बाय द सिस्टम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सेम इन द बोथ मेथड्स, कौन से मेथड्स में दो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। डेल्टा Q हमें पता है कि सॉरी, हमें पता है आप दो अलग अलग मेथड से आए हैं तो कह रहा है इसका और इसका डेल्टा क्यू सेम हो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू सेम हो, वो भी पॉसिबल नहीं, के लिए पाथ अलग है, तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें। तो ये दोनों तो कट गए पाथ डिपेंडेंट। अगर आपको याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको याद होगा, ठीक है, वो क्या कहता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है आपका, डेल्टा जो क्यू है दैट इज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा ई हम रीशफल कर देंगे, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डी। तो हम देख रहे हैं इधर की क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। वो केवल क्या डिपेंड करती है कि आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट कौन सा था। दैट मीन्स आपका ऐसे और ऐसे आया तो वो केवल क्या करेगा, वन और टू। तो डेल्टा ई जो केवल वन और टू पर डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पे ई टू माइनस ई वन, चाहे आप इधर से आए चाहे इधर से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू सेम आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका डी ऑप्शन ट्रू है,
दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि अभी थोड़ा सा आपने एक बार बीटेक में पढ़ा होगा, फिर आपने सेल्फ स्टडी की होगी, तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, बाकी मैं और अच्छे से भी पढ़ाऊंगा पहले। तो सेकंड आपको पूछा है, एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वी टू वी, द वर्क डन इज। तो हमें क्या बोला है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ये वर्क डन जो है, यहाँ पर जैसे क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के बारे में लिखा नहीं है, पर नॉर्मली हम लोग क्या मान रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं दिया है तो क्लोज सिस्टम से आपका जो वर्क डन आता है, पर ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, जैसे वर्क डन ऑफ ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान के चलेंगे क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम का जब हम वर्क डन डिराइव करते हैं तो आपको क्या आता है, दैट इज ये फॉर्मूला आपका आता है, दैट इज P1 V1 V2 अपॉन V1। V2 क्या है, फाइनल। ठीक है, फाइनल अपॉन इनिशियल। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस यूज किया तो PV इक्वल टू MRT है, तो P1 V1 को MRT1 लिख सकते हैं, LN V2 अपॉन V1, या तो MRT2 LN V2 अपॉन V1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज फाइनल क्या दिया होता है, हमें T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T ले लिया, और आपका जो फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ 2V दिया, इनिशियल वॉल्यूम V दिया, तो MR RT LN2। और कोई मास अगर हम लोग इसको यूनिट ले लेंगे, 1 यूनिट ऑफ मास इन अबव इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा वर्क डन, दैट इज एम M1 हो गया, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ गया, RT LN2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया यहाँ पे, दैट इज ए ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 2.3। ठीक है, 2.3 क्या कह रहा है, फॉर अ नॉन फ्लो प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं फॉर नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू। ठीक है, नॉन फ्लो मतलब हो गया क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के लिए क्या होता है, वर्क डन आपका इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। अब वो क्या कह रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो आप यहाँ से क्या लीजिए, पी को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन का, और डीवी का क्या हो जाएगा, V2 - V1। ठीक है, अब आप फर्स्ट लॉ लगाइए। फर्स्ट लॉ से क्या होता है, डी यू आपका कहाँ से आता है, डेट इज डी होता है, और डी में जब आप पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है डेल्टा, वो नेग्लिजिबल होता है, तो आप उसको हटा देंगे वहाँ से। ठीक है, ई से तो बच क्या जाता है, इंटरनल एनर्जी। तो डी जो होता है इन तीनों का समेशन होता है, बट आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का चेंज काफी कम होता है, तो डी यू लिख देते तो डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू DQ - DW। और हमें पता है डी डब्ल्यू क्या है, आपका पी डी वी है, ऊपर से देख सकते हैं पी डी वी है, या माइनस पी डी वी लिखा है। ठीक है, फिर आपका क्या पता है, पी जो आपका कांस्टेंट है, तो उसको डिफरेंशिएशन के अंदर बाहर हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग पी का अंदर ले गए। फिर वहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, डी क्यू रीअरेंज किया, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डिफरेंशिएशन पी डी वी। तो अब ये डिफरेंशिएशन यहाँ का है, तो इसको हम टोटली बाहर लेंगे, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, यू प्लस पी वी। और यू प्लस पी वी जो क्वांटिटी होती है वो एंथैल्पी कहलाता है, एंथैल्पी का समेशन होता है यू प्लस पी वी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए जो हीट टर्म है, डी क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज डी एच, एंथैल्पी का चेंज। यहाँ से लिख सकते हैं हीट इंटरेक्शन इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिया है और आपको हीट निकालना है, तो सिंपली क्या करिए, एंथैल्पी को आप लोग माइनस कर लीजिए। तो एंथैल्पी को जब आप माइनस करेंगे, सिंपली आपको हीट आ जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, डेट इज डी, कि आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इक्वल टू आपका चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका एक आइडियल गैस है, सब्जेक्ट टू साइकिल A B C A। ठीक है, शोन इन द फिगर वेयर चेंजेस फ्रॉम C A टू A इज आइसोथर्मल। सी से ए आपको क्या बोला है, आइसोथर्मल बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक आइसोथर्मल बोला है। ठीक है, आइसोथर्मल बस। और तो आपको दिख रहा है कि ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन पूछा इन द साइकिल, इस साइकिल में वर्क डन कितना है, तो सिंपली आप क्या करते रहिए, निकालते रहिए, आपका आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रोसेस ए बी है, ए बी आपका कांस्टेंट प्रेशर है, तो 1 to 2 या A to B कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना कांस्टेंट, 2P0।
और फाइनल वॉल्यूम क्या दिया हुआ आपका, इन फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 2V0। यहाँ पे आप देखेंगे ए बी के लिए लगा रहा है, फाइनल वॉल्यूम क्या है 2V0, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V0। यहाँ पे ए बी कितना आ जाएगा 2P0V0, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे सेकंड आपका क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस BC, तो बी से सी जाएंगे PdV, वॉल्यूम कांस्टेंट है, DV जीरो है, तो आपका क्लोज सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो। अब आइसोथर्मल दिया ये प्रोसेस C2 है, तो आइसोथर्मल दिया तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, दैट इज PCVC फाइनल यहाँ क्या ए है, और ये ध्यान रखना सी इनिशियल है, तो VA अपॉन सी, ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है VC क्या है 2V0 और PC क्या है P0 तो यहाँ से हमने लिख लिया। और फाइनल वॉल्यूम क्या है V0 और इनिशियल वॉल्यूम क्या है 2V0, तो यहाँ से क्या होगा 2VP0 ln हाफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है, ये आपका अलग है, ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। अब हमें ABC का फॉर्मूला देना है, वर्क डन इन साइकिल ABC, तो क्या हो जाएगा AB BC और C, हम ये सब कुछ निकाल चुके हैं, तो ABC क्या हो जाएगा आपका 2P0V0, यहाँ से AB का क्या था 2P0V0, और BC क्या था जीरो था, और आपका CA क्या था 2P0 ln हाफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2P0V0 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, आपका 1 + ln का हाफ, और ln हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ को हम लिख सकते हैं 2 to the power -1, और ln 2 to the power -1 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ, आपका इधर आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है -ln2, ये आप इसको रीअरेंज करिए, 2 इधर रखिए, P0V0 उधर ले जाइए, 1 - ln2, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, दैट इज ये आपका सी ऑप्शन इसका 2, ठीक है। ये आपका आ चुका है सी ऑप्शन 2। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.4 हो गया 2.5, 2.5 में क्या कह रहा है, इफ अ प्रोसेस इज आइसोबैरिक, तो अब क्या कह रहा है प्रोसेस आपका आइसोबैरिक है, ठीक है, प्रोसेस इज आइसोबैरिक, देन इट्स इनफाइनेटेसिमली चेंज ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच, तो अभी हम लोग देख के आए थे, ठीक है, कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो डेल्टा QP इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं कैसे आता है, ठीक है, डी। फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, दैट इज अ पार्ट 1 2 3, तो एक बार 1 2 3 में अ सिस्टम ऑब्जॉर्व 100 kJ ऑब्जॉर्व कर रहा है, और हीट एंड डस्ट 60 kJ, और सिस्टम कितना वर्क कर रहा है 60 kJ, वाइल दूसरे पार्ट से 1 4 3 नीचे से क्या कर रहा है, इट डस्ट 20 kJ ऑफ वर्क एंड हीट अब्जॉर्ब इन 1, अब वो पूछा हीट अब्जॉर्ब क्या हो जाएगा इस साइकिल में, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं 1 3 जो है कॉमन है, तो इसके लिए हम लगाते हैं, तो 1 2 3 साइकिल के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा Q1 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा U 1 3 और प्लस W1 2 3, हीट अब्जॉर्ब को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव मानेंगे, तो Q एब्जॉर्ब है दैट इज 100 प्लस का लिखा हुआ है, डेल्टा U 1 3 हमें नहीं पता, प्लस हमने वर्क डन किया है सिस्टम ने तो +60, तो यहाँ पे डेल्टा 1 3 कितना आ जाएगा 40 के बराबर। अब 1 4 3 के साइकिल के लिए लिखिए, तो वही हो जाएगा Q1 4 3 डेल्टा U 1 3 प्लस W1 4 3, तो हमें ये पूछा है Q 1 3, ठीक है, Q 1 3 पूछा हुआ, तो Q 1 3 क्या हो जाएगा आपका डेल्टा U 1 3 प्लस 1, तो वो डेल्टा 1 3 आप निकाल चुका है दैट इज 40, और आपका यहाँ पर दिया वर्क डन क्या है 10 20, तो +20 तो 60 kJ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दैट इज प्लस का 60, डी ऑप्शन इसका ट्रू है, ठीक है। फिर 2.7 देखते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय, वर्क डन पूछा है ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे ये भी फिर नहीं दिया है कि नॉन फ्लो के लिए है कि फ्लो के लिए, जब भी इस टाइप का ना दिया तो मैक्सिमम केसेस में आपका वो क्लोज सिस्टम के लिए पूछता है, तो क्लोज सिस्टम के लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन हम लोग डराइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में आप देखिए क्या है, कि हमें पता है एडियाबैटिक इक्वेशन करते हैं PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा का है एडियाबैटिक इंस्टेंट, और वर्क डन करता है इंटीग्रेशन PdV, ठीक है, वहाँ से PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू P1V1 इक्वल टू PT V2 अपॉन गामा, यहाँ से हम लोग देखते हैं कोई एक रिलेशन ले लीजिए, ये पहला वाला, यहाँ से P क्या हो जाएगा सिंपली P1V1 गामा अपॉन V2 द पावर गामा, अब ये P की वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, और फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पे हमें पता है P1V1 आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी
इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, तो वो हमने बाहर ले लिया, बच्चा क्या वी टू द पावर माइनस गामा, नीचे गामा था, वन अपॉन गामा बचे माइनस गामा, तो उसका इंटीग्रेशन इस टाइप से आप करेंगे तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा, डेट इज सिंपली करके देखिएगा। और अगर कुछ इसमें गलती भी, अगर जैसे टाइपिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं अपना लास्ट में आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगा। तो डब्ल्यू वर्क डन कितना आ जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2, ठीक है, अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में जैसे आप जब डराइव कराएंगे तो वन माइनस गामा आया था, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमा ले लेंगे तो आपका गामा माइनस वन हो जाएगा। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको पूछा क्या है, मतलब ऑप्शन में किस टाइप का। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है, ये कैपिटल में है। और स्मॉल में जब आप लेते हैं तो नॉर्मली आपका यूनिट मास के लिए जब आप लेते हैं वन तो आपका स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। सेकंड के लिए क्या आइडियल गैस में रिलेशन आप जानते हैं, P1 V1 इक्वल टू MR T1 होता है, P2 V2 इक्वल टू MR T2 होता है, ठीक है। तो यहाँ P1 V1 की जगह आप MR T1 लिख दीजिए और P2 V2 का MR T2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा MR T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस वन, तो आपका सेकंड रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पहला इक्वेशन आपका ये था, तो पहले इक्वेशन में आप P1 V1 माइनस P2 V2 गामा माइनस वन था, वहाँ से आप P1 V1 कॉमन ले लीजिए, P1 V1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, गामा भी आप गामा माइनस वन भी बाहर रखिए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा वन माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, बस रीअरेंज किया, ठीक है। और P1 V1 आपको पता क्या है, MR T1 के बराबर होता है गामा माइनस वन, तो यहाँ आपका रिलेशन क्या था, CP आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, सारे ट्रू है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका ट्रू है। अब एक आइडियल गैस है जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इट इज हीटेड सो दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डबल, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज ना, अब वो हमें क्या कह रहा है, एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस रिलेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज P1 V1 इक्वल टू MR T1, ठीक है। और हमें अगर ये P1 V1 इक्वल टू MR T1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू MR, ठीक है। एम अगर कोई एक सिस्टम है, मतलब सेम सिस्टम के लिए देख रहे हैं तो उसका मास कांस्टेंट रहेगा क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा, और ये गैस कांस्टेंट उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या है कांस्टेंट। इसी तरह से हम लोग उस सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है। वहाँ से हमें गिवन क्या है, गिवन आपका क्वेश्चन में है इट्स हीटेड सो दैट इट प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर भी डबल हो जाता है, मतलब P2 क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ट्वाइस P1, और V2 डबल हो जाएगा ट्वाइस V1 के लिए। और 10, तो अब यहाँ पे हम लोग रिलेशन अगर रखेंगे P1 V1 और P2 V2 में ये फॉर्मूला रख दीजिए आप, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेट इज T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइज T1। यहाँ पे सिंपली आपको क्या रखना है, P1 V1 इक्वल टू T1, और P2 क्या रखना है, ट्वाइस P1, ठीक है, और V2 क्या रखना है, ट्वाइस V1 अपॉन T2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और V1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं T2 सिंपली क्या आ जाएगा, 4T1। तो T2 आपको पूछ रहा था तो 4 × T1 करिए, तो 4 आपका कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें केल्विन में चेंज करेंगे, कि हमें जो थर्मोडायनेमिक्स में होता है वो केल्विन में यूज होता है, ठीक है। तो यहीं पे मिस्टेक्स होती है हमारी, सिंपली क्या 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 हो गया, ठीक है। तो वो कितना 4 × तो 1200 केल्विन हो गया। अब आंसर क्या दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में दिया था, दोबारा इसको सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, दैट इज 927 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन में कि थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा जो टेम्परेचर स्केल्स होते हैं वो आपको किस में लेने हैं, केल्विन में लेने हैं, ध्यान रखिएगा। अब वर्क डन पूछा ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच गैस एक्सपैंड फ्रॉम फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। इसका आप एक्सप्लेनेशन जो है डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का पहले किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डेट इज सी, RT L लॉग वी फाइनल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग पहले भी ड्राइव कर चुके, तो वहीं से देख लीजिएगा, सी ऑप्शन है। 2.10 आपका पूछा हुआ क्या क्वेश्चन, अच्छा थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, पर WPSC लेक्चर एमई में 2019 में पूछा है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो उसका थोड़ा बेसिक का 11-12 वाले कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं चाहिए। एक 100 वॉट बल्ब है जो कनेक्टेड इन सीरीज विथ रूम हीटर के साथ क्या सीरीज में कनेक्ट है। अब क्या क्या 100 वॉट बल्ब की जगह रिप्लेस कर दिया 40 वाट बल्ब, तो हीटर का जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, चेंज होगा, नहीं होगा, वो पूछा है, ठीक है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग का जो पावर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है वी स्क्वायर बाई वोल्टेज अपॉन डिफरेंस अपॉन पावर, तो वी स्क्वायर बाई पी। फॉर केस वन में हम लोग देख लेते हैं, फॉर केस वन में क्या पूछा है, रेजिस्टेंस निकालना हीटर का क्या हो जाएगा, हम लोग मान के चलते हैं कि 250 वोल्ट पे दोनों पे 250 वोल्ट जा रहा है, तो 250 वोल्ट अपॉन कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का हीटर, हमें दिया पावर कितना, हम लोग हीटर का पावर अज्यूम करके क्या 500 वाट है, ये हमारा assumption है 500 वाट है, और उसका बल्ब का 100 वाट गिवन है। ठीक है, और 250 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना हो तो 500 से डिवाइड कर देंगे, 125 ओम आ गया। R2 निकालना बल्ब का, तो बल्ब का कितना था 250 वोल्ट पे है, और इसका जो आपका पावर दिया 100 वाट दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट केस में 625 ओम आया। अब हम लोग करंट सीरीज में निकालना हो, ठीक है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर से निकालेंगे। ठीक है, तो वी कितना है 250 है, और रेजिस्टेंस हमें सीरीज में दिया हुआ, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 0.33 एम्पियर आ गया, तो ये अमाउंट ऑफ करंट दोनों में जा रही है। ठीक है, अब जूल लॉ से आप हीटिंग या पावर देखेंगे, वो आता है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर में पावर में देखेंगे तो आई जा रहा है 0.33 इंटू 0.33, और रेजिस्टेंस हमें देखना है, आउटपुट ऑफ हीटर देखना था, आउटपुट हीटर का कितना था रेजिस्टेंस 125 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना आया, दैट इज इतना पावर आपका आया 13.16 W। ठीक है, अब उसने क्या किया सेकंड केस में बोला कि आप 100 वाट बल्ब से 40 वाट बल्ब में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा 250 अपॉन 40 हो जाएगा, तो ये इतना ओम आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हीटर का में 125 दिया था वो तो चेंज होगा नहीं, अब बल्ब का चेंज हुआ था रेजिस्टेंस, तो ये आ गया अराउंड 168 ओम। ठीक है, करंट सीरीज में हमें सेम डॉट दिए। ठीक है, करंट डज नॉट, और करंट किस पर डिपेंड करेंगे, लोड पे, कि अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो करंट भी चेंज होता है। तो इस केस में आई निकालना हो तो क्या 250 वोल्ट वो चेंज हुआ ना अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकंड केस में क्या 168 है, इसका कितना करंट आ जाएगा 0.148 एम्पियर, वो अराउंड कितना आ जाएगा 1.15 एम्पियर। तो अब ये करंट बह रही है, तो आप पी को पावर देखनी है तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई आई कितना आ गया 0.1515, और रेजिस्टेंस ऑफ हीटर का 1.25। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि कितना आ जाएगा 2.81 वाट। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हीटर आउटपुट का डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ए, ए ऑप्शन आपका 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.11। 2.11 क्या बोलता है आपका, सिंपली द नेट वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो आप वो वर्क डन देखिए। अब इसमें फिर वही है कि क्लोज सिस्टम में ओपन सिस्टम नहीं दिया, देना चाहिए था। ठीक है, नहीं देता है तो आप मान के चलेंगे जैसे हमने पहले बोला। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पूछा, तो पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा, सिंपली आप एडियाबैटिक जो वर्क डन निकालते हैं उसी में क्या है, गामा की जगह क्या कर दीजिए एन, तो हमने ये पहले देख के आ चुके हैं डेरिवेशन, तो वहाँ से देख लीजिएगा एडियाबैटिक के लिए। या नहीं होगा तो अभी आप मान के चलिए, बाद में डेरिवेशन हम जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तब करा देंगे। तो वर्कडन का था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1। ठीक है, ध्यान में रखिएगा एन इधर है कि 1 - N है, ये सारी चीज़ें आइसोथर्मल और सब में डेरिवेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टाइपिंग मिस्टेक या जल्दी में, के लिए मैं अकेले ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो अगर मतलब कोई भी गलती हो जाए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से P1 V1 माइनस P2 V2, गामा -1 होता है एडियाबैटिक का, तो पॉलीट्रॉपिक में N-1। तो यहाँ से ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, डेट इज डी ऑप्शन 2 है। ठीक है, ये दो चैप्टर के आपके थे, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन वेस्ट बंगाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट क्या करूँगा, यूट्यूब में पढ़ाऊँगा, और इनके क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में जो आए हुए हैं तो वो मैं कराऊँगा, के लिए मेरा पढ़ाना मेरा शौक रहा है। ठीक है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो और जो ईमेल आईडी है जिस पे आप मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भेज सकते हैं या कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, वो मेरी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईमेल आईडी है क्रिस्टल, सॉरी, क्रिस्टल, चलिए इसी से लिख देते हैं, क्रिस्टल लर्निंग डॉट अबीर @gmail.com।
.com। ठीक है, क्रिस्टल लर्निंग KRYSTAL फिर लर्निंग LARNING डॉट जरूर लगाइएगा और अभी, कि इसमें आप मेरे को भेज सकते हैं कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इससे। ठीक है, आई होप आपने ये सब इंजॉय किया होगा। अब हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट मतलब चैप्टर थर्ड चैप्टर फोर्थ के साथ, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड होप you enjoyed the lecture. Thank you so much.